हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग नया सब्जेक्ट प्रारंभ करने जा रहे हैं और उसमें हम लोग हिस्ट्री देखेंगे। और हिस्ट्री में बेसिकली हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे और एंशिएंट हिस्ट्री में भी वो टाइम पढ़ेंगे जब आपका इनिशियल एज था। इनिशियल का मतलब आरंभिक दौर पर कैसे आपका नगर बन रहे थे, कैसे चीजें आपकी डेवलप हो रही थी, कैसे राजा बने, इन सब चीजों पर हम लोग बात करेंगे। बेसिकली वैदिक एरा जो आपका पीरियड है उसकी। ठीक है, तो बुक आप देख लेंगे। ठीक है, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। और इसमें जो टाइम ड्यूरेशन दिखाई गई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी विषय अगर हम पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। तो इसमें हम जो देख रहे हैं वो लगभग 600 ईसा पूर्व से और 600 ईस्वी। देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, समझ पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक लाइन क्लियर हो जाए। एक में लाइन खींच देता, ये हो गया जीरो। आप इस तरफ बढ़ेंगे तो ये आएगा ईसा, यानी कि यहां पर ईसा मसीह का जन्म हो गया। ईसा मसीह के जन्म की जो बाद की घटनाएं हैं उनको हम कहते हैं ईसवी, और ईसा मसीह के जन्म की जो पूर्व घटनाएं हैं हम उनको कहते हैं आपका ईसा पूर्व। बस इतना ध्यान रखिए, क्या कहते हैं? ईसा पूर्व। तो अब हम कहां से कहां की बात करेंगे इसमें? ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पुरानी घटनाएं, इसलिए यहां क्या लिखा है? ईसा पूर्व। और फिर ईसा मसीह के 600 वर्ष के बाद की जो घटना है, इसलिए यहां क्या लिखा है? ईसवी। तो आप चैप्टर को देखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा 600 ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले की घटना है। उसके बाद जो हमारे ईसा मसीह है, ईसा मसीह के जन्म की 600 साल की बात की घटना। तो दोनों को पढ़ेंगे, क्लियर होना चाहिए ईसवी और ईसा पूर्व और ईसवी में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। चलिए सबसे पहले देखिए, आपको ईसवी और आपका ईसा पूर्व आपको समझ आया कि नहीं आया, मैं क्या समझाना चाह रहा था ये थोड़ा सा आप देखिए। चलिए आगे बढ़े, अब हम पढ़ते हैं और इसमें हम दो चीज पर बात करेंगे। सबसे पहले आरंभिक जो राज्य बने हैं और उनकी जो अर्थव्यवस्था है, फिर राजा भी हैं इसमें और किसान भी हैं और किसानों के साथ नगर भी हैं। तो कैसे ये सब कुछ डेवलप हो रहा है उसको देखें। आइए, हड़प्पा सभ्यता के बाद, हड़प्पा सभ्यता आपने पढ़ी है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास या उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके बगल में एक सभ्यता थी। ठीक है, हमें ये नहीं पता कि सभ्यता जो है खत्म कैसे हुई। क्लियर है, इस सभ्यता का जन्मदाता कौन था, लेकिन जो कुछ हमें स्रोत मिले हैं, कुछ एविडेंसेस मिले हैं, उन्हीं के बेसिस पे हमने कैलकुलेशन की है। उसी के जो हमारे हमारे जो आप कह सकते हैं जो जो आपके पुरातात्विकविद हैं उन्होंने देखकर उन चीज को एनालिसिस किया और बताया कि ये सभ्यता कुछ ऐसी रही थी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता के 1500 वर्ष के लंबे अंतराल में, कितना? 1500, 1500 का मतलब जानते हो आप कितना हो गया? 1500 साल के बाद के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों, उपमहाद्वीप का मतलब देखिए, अगर आप भारत को देखोगे तो भारत की स्थिति क्या है? ये जल से घिरा है, ये जल से घिरा है, ये जल से घिरा है, और ये किससे घिरा है? हिमालय से। तो जो द्वीप चारों तरफ जल से घिरा हो हम उसको बोल देते हैं द्वीप है। तो कोई स्थान है, जमीन है, अगर चारों तरफ उसकी जल है तो हम उसको बोल देंगे लैंड, मतलब आपका द्वीप कहते हैं कि ये भाई आपका द्वीप है, आइलैंड है। लेकिन जब तीन तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ लैंड बॉडी हो तो हम उसको कहते हैं उपमहाद्वीप। तो भारत के लिए हमेशा एक शब्द आएगा उपमहाद्वीप, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री के पुराने टाइम पीरियड में हो, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि दाएं बाएं की बात नहीं कर रहा है, कि भारत और उसके पास पड़ोसी चीजों की बात कर रहा है। ठीक है, तो कई प्रकार का विकास हुआ। यह काल सिंधु नदी और उसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। मैंने अभी बताया कौन सा समय, जो आपका सिंधु नदी है। और आप सिंधु नदी को देखोगे, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है
उसके बाद ये आपका जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में जो आपका रीजन है, उधर से लद्दाख से एंट्री करते हुए और आपके हमारे कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर से पार होते हुए मिठानकोट में जाकर ये सारी नदी आपस में मिल जाती हैं और लास्ट में आपका अरब सागर में डिपॉजिट हो जाती है, गिर जाती है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसकी उपनदियां, उपनदी मतलब जो आपकी झेलम होगी, रावी होगी, सतलज हो गया, ब्यास हो गया, ये सब उपनदी हैं। तो कहीं कहीं सहायक नदी को उपनदी भी बोल देते हैं और कुछ सहायक नदियों की भी कुछ नदियां होती हैं और कुछ उनकी सहायक की भी कुछ सहायक होती है। ठीक है, अब देखिए के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा, आप कहां रह रहे हैं आपको क्लियर होना चाहिए, नदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद, ऋग्वेद मतलब आप चार वेद के बारे में पढ़ेंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद की अगर चर्चा की जाए, सबसे प्राचीन अगर वेद की बात की जाए तो वो कौन सा है? ऋग्वेद है। उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र, कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप में कई कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चारवा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। ईसा पूर्व की पहली सरभाई के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आप देखेंगे, अंतिम संस्कार के बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो आपके सामने आए हैं। अब अंतिम संस्कार के तरीके मतलब कहीं पर जो है, आप अगर आप पढ़ेंगे हिस्ट्री को तो दिखाई देगा कहीं पर इंसान को गुफा के अंदर दबाया हुआ है, कहीं दबे हैं तो उसके साथ सोना चांदी है, किसी के साथ जमे तो आपके मिट्टी के बर्तन दबे हुए हैं, किसी को अगर बाप का दफनाया गया तो उसके साथ, जैसे एक जगह मिली है बुज़्ग होम जगह है आपका उत्तर प्रदेश में, वह इंसान और कुत्ते के एक साथ अवशेष मिले हैं। कहीं घोड़ा और आपके जो मानव है उसको दफनाया गया है। तो पैटर्न बहुत अलग अलग थे, कैसे कैसे को दफना रहा था। तो अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए। महापाषाण, एक शब्द आया है महापाषाण। महा का मतलब होता है बड़ा, लार्ज, और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो जहां महापाषाण का जिक्र है यानी कि बड़े पत्थर, तो पाषाण का मतलब क्या हुआ? पत्थर से अभिप्राय है पाषाण का। तो बड़े पत्थर के नाम से व्याख्यात पत्थर बड़े ढांचे में, यानी कि महापाषाण के चीज से जो व्याख्यात पत्थर हैं उनके हमको बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स मिले हैं। कुछ गुफा वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर आपने याद हो तो बेसिकली सेवंथ में अगर आप सिक्स क्लास में पढ़ोगे, हमारा फर्स्ट एक हमारी बुक है, एक बार अब मैं कहता हूं कि आप थोड़ा उसको आपका देख लीजिए। एक बार सिक्स क्लास की बुक है हमारा फर्स्ट, उसको देखिए। उसमें सिंधु घाटी सभ्यता जुड़ी आपके चीजें हैं, उसमें दिखाया जाएगा सिंधु घाटी को बदन बाप का नर्मदा के पास पड़ोस में लोग कैसे रह रहे थे, कहाँ सभ्यता फूली। एक चैप्टर उसका पढ़ लेंगे ना, तो ये इसका जो बैकडोर की हिस्ट्री है पूरी क्लियर हो जाएगी। तो एक बार प्लीज आप लोग सिक्स क्लास में हमारा फर्स्ट जो बुक है हिस्ट्री की, आप किसी बच्चे से लेकर उसको आराम से आप चैप्टर को आधे घंटे में पढ़ सकते हैं, घंटे में एक बार पढ़िएगा जरूर। कई स्थानों पर पाए गए हैं, सबके साथ साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बनने वाले उपकरण और हथियार को भी दफनाया गया है। ठीक है, ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण मिले हैं। शायद इन शब्दों में सबसे ज्यादा मुखर और आरंभिक राज्य और साम्राज्य व राजवाड़ों का विकास है। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन भी थे, यानी बहुत सारे परिवर्तन हुए। वो परिवर्तन क्या थे, उन परिवर्तन को देखेंगे। यानी कि कुछ पॉलिटिकल प्रोसेस भी था। कह रहे कि इनका पता लगाओ, कृषि उपज को संगठित करने के तरीके चले हैं। इनके साथ साथ पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ। इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों और चित्र जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम आगे पढ़े हैं कि एक जटिल प्रक्रिया है और आपको यह भी आभास होगा कि स्रोतों का विकास पूरी तरह कहानी से मिल पाता है, जो पूरी कहानी है उससे मिल पाता है। अब थोड़ा सा एक यहाँ चित्र है, आप उसको देखिए और मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा साफ आपको दिखाई दे। तो आप देखेंगे कुछ स्क्रिप्ट जैसा है, दीवार पर पत्थर पर कुछ लिखा हुआ है और इस तरीके का यह है, ऐसा कुछ बना हुआ है।
ये कुछ लैम्डा जैसा है, ऐसी कुछ आकृतियां इस पर। क्लियर है? ये दिखा हुआ है, देख लीजिए कुछ क्या समझ आया आपको। देखिए आप देखेंगे कि एक अभिलेख सांची लगभग द्वितीय शताब्दी का है। कहां का है? सेकंड जो सेंचुरी है उस सेकंड ऑफ सेंचुरी का है। ठीक है, अब आप इसको देख सकते हैं। अभी कहानी शुरू हो रही है लेकिन मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। चैप्टर तो अब नीचे शुरू होगा। ठीक, ठीक है। अब देखिए, तो यहां कुछ समझ आया, कुछ पूछना है, कुछ डाउट है? उस शब्दों की शब्दावलियां मैंने कोशिश यही करी है कि मैं आपको सारी शब्दावलियां जो है खोलकर चलूं ताकि आपको चीजें क्लियर रहे, आसान रहे आपको, कि जिससे जुड़ी कोई समस्या ना हो शब्दावलियों से। प्रेसपेय और पारदर्शी भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई। दशक का मतलब जब भी बात करेगा, जैसे यहां लिखा है 1830 का दशक, दशक का मतलब है 1830 से 40, दशक मतलब 10 वर्ष का, दशक के में हुई, यानी कि अगर वृद्धि की बात करें, ये टाइम पीरियड है जहां पर वृद्धि हुई, यानी 30 और 40 के बीच, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक अधिकारी जेम्स स्प्रिथ को जेम्स स्प्रिथ ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि, ये कुछ सुना सुना सा नहीं लगते सब, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी। तो आप कहेंगे सर सुने सुने से लगते समझ नहीं है, तो मैं आपसे कहूंगा कि कालसी का अभिलेख देखिए, और चंद्रगुप्त मौर्य के बड़े बाप के प्रतापी शासक हुए हैं सम्राट अशोक, उनके जो अभिलेख है वो आपका ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में लिखे हैं। भाषा पाली है। भाषा कौन सी है? पाली है। क्लियर है? कुछ प्राकृत भी है। ठीक, का अर्थ निकाला। इन लिपकों का उपयोग सबसे पहले आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। ये जिस तरह की लिपि थी ना, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि, इन सबका लिपि होता है लिखने का पैटर्न, लिखने का पैटर्न या तरीका। जैसे आज हम आपके इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, संस्कृत में लिख सकते हैं, उर्दू में लिख सकते हैं, फारसी में लिख सकते हैं, हिब्रू में लिख सकते हैं, तमिल में लिख सकते हैं, तेलुगु में लिख सकते हैं, कन्नड़ में लिख सकते हैं, बंगला में लिख सकते हैं, ना जाने उड़िया वगैरह कितनी भाषा में लिख सकते हैं। इसमें इसको पता चला कि अधिकांश अभिलेख और सिक्कों पर त्रयोदशी यानी के मनोहर मुखाकृति वाले राजाओं का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों पर राजाओं का नाम अशोक भी लिखा है। देखिए, हम लिखते हैं अशोक ऐसे, और यहां कैसा मिला है इस तरीके का। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि बुक वालों ने कोई गलत नहीं लिखा है, अशोक भी लिखा है। बौद्ध ग्रंथ, अब आप पूछेंगे कहां पर? बौद्धिज्म। तो बौद्ध ग्रंथ में अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक एक था। अशोक, बौद्ध धर्म को आप पढ़ेंगे, अंगुत्तर निकाय है और विनय पिटक सुधा पिटक उनकी बुक है। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म की, जो आपके पुस्तकें हैं, जो बौद्ध धर्म के जो आपके भिक्षु थे। क्लियर है? जब आपका ऋतु होती थी, हालांकि ऋतु के दिवस में वो रुक जाते थे, लेकिन वो गांव गांव और आपके नगर नगर जाकर वो आपका भ्रमण करते थे, राजाओं के बारे में, वहां की प्रजा के बारे में, वहां की चीजों के बारे में बहुत सारे बहुत भिक्षुओं ने अपने यात्रा वृत्तांत लिखा है। उन्हीं यात्रा वृत्तांत के अनुसार, यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है चलते फिरते जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उन चीजों को उन्होंने लिखा है। इस सोच से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय यूरोपीय विद्वान ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंश वंशावलियों का पुनर्संचरण करने के विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेख ग्रंथों का उपयोग किया, और परिणाम स्वरूप 20वीं शताब्दी यानी कि 1900 के आरंभिक दशकों में उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार किया। हमें नहीं पता था कि भैया कैसा कुछ रहा, उसका जो आरंभिक इतिहास है, कौन राजा रहा,
उसके वंशज कौन थे, कैसी व्यवस्था थी, ये सब चीजें कहां से आई? भारतीय और यूरोपीय जो विद्वान थे, इन उपमहाद्वीप के शासन करने वाले जो राजवंश थे, फिर उनकी वंशावली, उन वंशावली को पुनर्रचित किया, पुनर्रचना करी, उनको लिखा, विभिन्न विभिन्न भाषाओं में था, अलग अलग अभिलेख थे, अलग अलग ग्रंथ थे, उनको इकट्ठा किया और एक आपका संहिताबद्ध किया। संहिताबद्ध करने का मतलब है क्रम से लगा दिया, भाई ऐसा कुछ है, ये राजा रहा, ये उसका वंश था, ये राजा, ये उसका उपराजा, उसके बाद ये व्यवस्था, इस तरीके से, मतलब जैसे हम लोग पूरा लिख देते हैं चैप्टर की जो हमारा जो आपके प्रेम्बल होती है, प्रस्तावना होती है, आरंभिक जो आपका इंट्रोडक्शन होता है, उस प्रकार से उन्होंने पूरे इतिहास को सजाया। उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया कि हम इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखते हैं और छानबीन करने की कोशिश की, और राजनीतिक परिवर्तन और आर्थिक और सामाजिक विकास में कोई संबंध था। शीघ्र ही यह आभास हो गया कि इनका संबंध थे लेकिन सीधे हमेशा नहीं, यानी कि इनका संबंध तो था लेकिन प्रत्यक्ष नहीं था, अप्रत्यक्ष रूप से कनेक्टिविटी थी। क्लियर? उनका आपस में इंटेलिजेंस है लेकिन वो डायरेक्ट नहीं है, आपका इनडायरेक्ट है। आप प्रत्यक्ष रूप से साफ साफ लिखा है, वो आपका सीधा नहीं था। सीधा नहीं तो मतलब कैसा होगा? आप प्रत्यक्ष होगा। अब देखिए आप प्रत्यक्ष कैसे होगा, इसको हम पढ़ेंगे और जानेंगे। अब एक शब्द हमको मिलता है बहुत अच्छी, पहले इतना देख लीजिए थोड़ा सा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अभिलेख की चर्चा यहाँ हो रही है। अभिलेख के कुछ प्रकार होते हैं। अभिलेख का मतलब होता है किसी का मैसेज या तो पत्थर पर लिख देना, पत्थर पर जो हार्ड रॉक्स होती हैं आपके इग्निस रॉक्स वगैरह, उनमें खुदाई करके, जैसे आप देखते हैं नेम प्लेट बनती है ना आज घरों के बाहर ब्लैक कलर के, जो आप ग्रेनाइट पे हम लोग अपना नाम लिखवाते हैं कि पितृ कृपा, ये निवास, वो निवास, श्रीमान, ये घर, ऐसे आपके उस जमाने में भी लोग मैसेज लिखाने के लिए लगाते थे। एग्जाम्पल रूप से समझिए कि वर्तमानिक जो हमारी प्रासंगिक चीज है आज के समय में, उस समय में कैसे आपके समतुल्य रही। जब भी किसी भी सरकारी बिल्डिंग का लोकार्पण होता है तो उसमें लिखा होता है कि ये आपका राजकीय चिकित्सालय का शिलान्यास या आपकी नींव माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल, माननीय के द्वारा इस तिथि को और फाइन के कमल हाथों से की गई, इसमें मुख्य अतिथि ये रहा और इस दिन इसकी नींव पड़ी और इस दिन इसका काम संपन्न हुआ, ऐसा एक लोकार्पण होता है। तो ऐसे ही ये भी अपना लोकार्पण करा रहे थे। भाई अभिलेख और कुछ थोड़ी है, ऐसा ही तो है। लेकिन वो लिख कैसे रहे थे? वो समय ताम पात्र पर लिख रहे थे, तांबे के पात्र होते थे, उसको बुझाई करके लिखते थे, पत्थरों पर बड़े बड़े सेल रॉक्स पर लिखा करते थे, लोहे के स्तंभ होते हैं, लोहे के स्तंभों पर लिख दिया करते थे। उस समय थोड़ी था अखबार वगैरह, तो वो एक मैसेज था, ऐसी जगह लगाते थे जहां से निकलने वाला लोग, आने वाले लोग उसको देख सके, उसको पढ़ सके। अब देखिए, पहले एक बार देखिए फिर हम बढ़ते हैं अभिलेख क्या होते हैं, स्क्रिप्ट क्या होती है, उन पर हम लोग अच्छे से हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं अभिलेख। स्क्रिप्ट किसको कहते हैं, अभिलेख कैसे? अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर, मिट्टी पर भी बन सकते हैं, ठीक, खुदे होते हैं। खुदे का मतलब होता है जो हम लिखवा देते हैं ना, खुदे का मतलब जैसे हम लोग प्रिंट कर दिया, खुद का मतलब है छेनी हथौड़े से उसको इस तरीके से टक टक मार मार के बनाते हैं। क्लियर? अभिलेख में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप और विचार जाते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उपलब्धियां हैं, कैसा वो सोचते हैं, ये सब चीजें आपकी जाती हैं। उन्हें बनावट है कि उन राजाओं में क्रियाकलाप और उनकी महिला और पुरुषों के द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिया गया दान का ब्यौरा होता है। स्त्री के लिए क्या कर रहे हैं, पुरुषों के लिए क्या कर रहे हैं, कौन सा मंदिर कहाँ दिया, किस तरह का काम किया। जैसे आप जाओगे गिरनार, गिरनार पड़ता है गुजरात में, तो वहां झील है आपका सुदर्शन झील, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसका आपका निर्माण करवाया और बहुत शासकों ने उसका पुनर्जीर्णोद्धार कराया, तो वहां पूरा स्क्रिप्ट लिखी हुई है। यानी अभिलेख एक प्रकार का स्थायी प्रमाण होते हैं। कई अभिलेख इन निर्माण की तिथि भी खुदी होती है। जिन पर तिथि नहीं मिलती है उनका काल आमतौर पर पुरालिपिक है, यानी कि उससे भी पुराना है। लेखन शैली के आधार पर काफी सुस्पष्टता से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लगभग 250 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से
250 साल पहले, 250 साल पहले अक्षर अ ए पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, इसको कैसे लिखा जाता था? तो इसको इस रूप में लिखते थे। और 500 ईसा पूर्व पहले इस प्रकार, और ये तो हो गया 250 वाला, ये 250 में। और 500 में कैसे लिखते थे? 500 ईस्वी में, ईस्वी का मतलब बाद में, तो बाद में इस प्रकार से कुछ भैंसा लगा है, ठीक है, एग्जैक्टली ये बना हुआ, उससे नहीं लिखा जा रहा, ऐसा लिखा गया। अब जेम्स स्पेस ने इसको लिखने की कोशिश करी, उसको समझाया, इसको इसकी वो करी डिकोडिंग, तो प्राचीन अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे थे। मैंने अभी बताया था ना कि जितने भी उनके ग्रंथ लिखे हैं, मतलब जो देखिए, लिपि क्या है? खरोष्टी और ब्राह्मी। भाषा क्या है? आपका प्राकृत भाषा है में लिखे हैं। प्राकृत भाषा उन भाषाओं को कहा जाता है जो जन सामान्य की भाषा होती है, जो हम लोग बोलते हैं ना, उस समय की भाषा थी, अलग भाषा रही होगी। प्राकृत में लिखे हैं क्योंकि प्राकृत लेख हुए हैं, आपको तमिल, पाली, संस्कृत जैसी भाषाओं में भी अनेक शब्द मिलेंगे, क्योंकि इन भाषाओं में अभिलेख मिलते हैं। संभवतः लोग अन्य भाषा भी बोलते थे, क्योंकि उनका उपयोग लेखन में नहीं था। अब जैसे आप देखेंगे, गढ़वाली भाषा है, बोली है गढ़वाली, जौनसारी बोली है, क्लियर है, कुमाऊनी बोली है। इतिहास कब होता है? जब उसका साहित्य होता है। तो बहुत सारी बोली है, लेकिन पढ़ने लिखने में आज भी संस्कृत का और हिंदी भाषा का काफी प्रचलन है। तो ये सब चीजें हमको देखना है, इस पर बात करनी थी। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही मिलेंगे, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। तो थोड़ी क्लास अभी कम निकला है चैप्टर, लेकिन हमने चीजों को ओवरऑल समझने का प्रयास किया। एक बार घर जाकर जरूर पढ़िए और कोशिश करिए कि आप 6 क्लास की हमारे फर्स्ट एक बार जो बुक है उसको पूरा पढ़ लीजिए। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब भी आप पढ़ के आइए। कुछ क्वेश्चन, कोई क्वेरी होगा, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। धन्यवाद।